वेलकम बैक टू द क्लास बच्चों। और लास्ट क्लास में हमने आधा चैप्टर खत्म कर लिया था, थर्ड, और बचा हुआ चैप्टर इस लेक्चर में हम खत्म करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से करा रहा हूं ताकि आपको बार बार इसको रटने की जरूरत ना पड़े। तो आप जरूर एक नोटबुक लेके बैठिएगा और जैसा जैसा मैं बोलूँ उसको सुनिए और कुछ पॉइंट्स को लिख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग थे बिग डेटा के ऊपर, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करना है। बिग डेटा, नाम से पता चल रहा है बहुत डेटा, बड़ा डेटा, ठीक है, बिग डेटा। तो देखते हैं क्या है ये। अगर हम देखें, बुक्स में इसलिए रेफर करता हूं क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत दूसरे रेफरेंस बुक की आपको जरूरत है इन चैप्टर्स के लिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पिक्चर दिख रहा है, राइट। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि 60 सेकेंड मान ले अगर हम, ठीक है, या फिर आप 1 डे का एग्जांपल ले लीजिए। देखिए कितना सारा डेटा पब्लिक क्रिएट करती है, ठीक है। आप देख रहे हैं गूगल से डेटा सर्च होती है क्वेरीज में, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप फोटोज अपलोड करते हैं, म्यूजिक अपलोड करते हैं, ठीक है। लोग रील बना बना के डाल रहे हैं आजकल, पगला जा रहे हैं एकदम, ठीक है। तो वो आप देख ही रहे हैं किस तरह से कहर ढाया हुआ है सबने, ठीक है। और यूट्यूब का आप देख ही रहे हैं, यूट्यूब पे तो पहले से ही चल रहा था, अब यूट्यूब के अंदर भी शॉर्ट्स आ गए हैं। तो कंटेंट सोचिए कितना बन रहा होगा, दिन भर में कितने लोग वीडियोस, फोटोज, चैट्स डालते होंगे इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसपे आप देख पा रहे हैं विकिपीडिया, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स पे कितनी मूवीज डेली रिलीज हो रही हैं, शोज आ रहे हैं, ठीक है। ये सारा देखिए, लिंक्डइन पे, ठीक है, मैसेंजर्स पे, ठीक है, ट्वीट्स कितनी सारी आती रहती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल ट्वीट्स कितनी ट्रेंड होती हैं, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस जो है, ये सब क्या है, ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, चाहे वो स्काइप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कहीं से भी आ रहा है। एट द एंड क्या है, ये सब कुछ डेटा है। और इतना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। बहुत बड़ी जगह इन द सेंस बहुत ज्यादा मेमोरी चाहिए। तो इसी के बारे में, बिग डेटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है। क्या सिर्फ बड़े वॉल्यूम को बिग डेटा कहेंगे या कुछ और भी चीजें हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर्स में क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें बता रखा है कि विद द टेक्नोलॉजी मेकिंग एन इनरोड इनटू ऑलमोस्ट एवरी स्फेयर ऑफ आवर लाइव्स। मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में ना इतना कुछ हो चुकी है कि हर स्फेयर में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि क्लोजल अमाउंट रेट से हम डेटा क्या है प्रोड्यूस करें। क्लोजल क्या होता है कि बहुत सारे रेट से हर मिनट हर सेकेंड हम लोग डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे। अब ऐसा क्यों हो पा रहा है, पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि अब जो है लगभग हर यूजर के पास मोबाइल है। हर एक जो गरीब से गरीब भी है उसके पास मोबाइल है, ठीक है। तो मोबाइल फोन के आने से क्या हुआ है कि इंटरनेट का यूज बढ़ा है। और साथ में क्या हुआ है, जो जियो आया था, जियो ने जो फ्री सर्विसेज करी, उसके बाद से इंटरनेट पे यूजर बढ़ते ही चले गए, ठीक है। और उसके बाद एक अलग ही ट्रेंड शुरू हुआ कि भाई अब सबके पास फोन है, सबके पास इंटरनेट है, हर कोई सफरिंग कर रहा है, इंटरनेट पे डाउनलोड्स कर रहा है, अपने शॉर्ट्स बना रहा है, डेटा शेयर कर रहा है, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहा है, ठीक है। तो एकदम से डेटा बढ़ गया, ठीक है, डेटा कंजप्शन बढ़ा, चाहे वो डाउनलोड हो या अपलोड हो, दोनों कंजप्शन बढ़ा। तो वही बताया जा रहा है कि देखिए कितना है कि इस फिगर में, अब ये बुक जिस टाइम छपी होगी उस टाइम के फिगर्स हैं कि यहां पे लिख रहा है कि 2.5 क्विंटिलियन बाइट ऑफ डेटा आर क्रिएटेड ईच डे। 2.5 क्विंटिलियन, क्विंटिलियन देख रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट है। हर दिन इतना डेटा प्रोड्यूस होता है, क्रिएट होता है, ठीक है। एंड द पेस इज इंक्रीजिंग विद द कंटिन्यूअस इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स अभी आगे हम पढ़ेंगे क्या है, तो ये जो है ना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इतना कुछ होने के बाद क्या हो रहा है कि अब जो हमारे पुराने मेथड्स थे डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर उस पर फिर रिट्रीव करने के लिए, देखो डेटा को सिर्फ स्टोर करना पर्पस नहीं होता है। डेटा को स्टोर करने के बाद जब उसकी रिक्वायरमेंट आए तो उसको सर्च भी करना है, एडिट करना है, अपडेट करना है। तो जो इतना अमाउंट ऑफ डेटा बनेगा उसको सर्च, एडिट, ये सब करने के लिए क्या हमारी जो पुरानी टेक्निक्स थी, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, ये सब सफिशिएंट होगी क्या? जाहिर सी बात है नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा है। तो उसी के बारे में आगे है डिस्कशन। दिस रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ डेटा सेट ऑफ इनॉर्मस वॉल्यूम, बहुत बड़े वॉल्यूम में, एंड कॉम्प्लेक्सिटी, वॉल्यूम भी है और कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी क्यों है? क्योंकि बहुत अलग अलग टाइप के फाइल्स क्रिएट होंगी। कोई फोटो अपलोड कर रहा है, कोई ऑडियो अपलोड कर रहा है, कोई टेबल अपलोड कर रहा है, कोई डॉक फाइल अपलोड कर रहा है, ठीक है, कोई चैट्स कर रहा है, ठीक है, तो जिप फाइल कोई कर रहा है, ठीक है, कोई इमोजीज भेज रहा है।
तो इतने टाइप के डेटा हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्ड डेटा तो है नहीं, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग टाइप के वैरायटीज आ गई हमारे पास, इसलिए कॉम्प्लेक्स भी हो गया इसको स्टोर करना, ठीक है। तो इसीलिए क्या कह रहा है, कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एंड एनालाइज यूजिंग द ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स. Data is not only voluminous but also unstructured like our post instant messages. तो ठीक है, पहले जो पुराने टूल्स यूज करते थे उनका हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं है, साथ साथ में क्या है, वैरायटी भी है, ठीक है। तो इसीलिए, क्योंकि अलग अलग टाइप के डेटा मैंने बताया आपको, चैट्स, फोटोग्राफ्स ये हैं, तो इसीलिए बात हो रही है कि क्या है ये। अब देखिए, बिग डेटा नॉट ओनली रिप्रेजेंट वॉल्यूमिनस डेटा, इट ऑल्सो इन्वॉल्व वेरियस चैलेंजेस लाइक कैसे इंटीग्रेशन होगा, कैसे स्टोरेज होगा, कैसे एनालिसिस होगा, कैसे सर्चिंग होगा। तो यहीं से बिग डेटा का इन्वेंशन होता है, और इसको बिग डेटा का आपको वो भी दिया होगा कि द रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ डेटा सेट्स इनॉर्मस वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी, इसी को बोलते हैं बिग डेटा। कि जब आपके पास इनॉर्मस वॉल्यूम में डेटा बन रहा हो और कॉम्प्लेक्सिटी वाला डेटा है तो उसको बिग डेटा बोलेंगे, ठीक है। मैंने आपको सही से समझा दिया कि इसका मतलब क्या है, कैसे डिफरेंट टाइप के वैरायटीज के डेटा बन रहे हैं, और एक दिन में कितने ट्रिलियन आपके डेटा बन रहे हैं। इसमें फिगर्स दिए हैं, वो तो पुराने होंगे, अब और भी चेंज हुआ होगा, क्यों हो रहा है ये भी मैंने आपको बताया। तो ऐसे इतने बड़े अमाउंट को डेटा को हमें सही से इफिशिएंटली यूज करना है, स्टोर भी करना है, रिट्रीव भी करना है, अपडेट भी करना है, ये सारी चीजें करने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा। तो इसीलिए बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आया। इससे पहले कि हम देखें, अभी क्या कह रहा है कि बिग डेटा समटाइम होल्ड रिच इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। अब ये जो बड़ा डेटा है ना, इसके अंदर और भी चीजें छुपी हुई हैं, उसके बारे में बात करूंगा मैं आपको, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो बिग डेटा के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, 5V आपको याद करना है। आपको डायग्राम में दिख रहा है 5V, आपको दिख रहा होगा, पेन मेरा ऑफ हो गया था, देखो 5V आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो क्या क्या है 5V, अगर आप ध्यान से देखें तो वॉल्यूम, ठीक है, यानी बहुत, पहला कैरेक्टरिस्टिक तो है ही, मैंने आपको बताया कि बड़े वॉल्यूम में डेटा बनता है, बहुत सारा डेटा बन रहा है, हर मिनट हर सेकंड डेटा बढ़ते जा रहा है, ठीक है, डिफरेंट जरिए से, तो इनको कहीं ना कहीं स्टोर भी करना है, तो बड़े अमाउंट में डेटा बन रहा है। वेलोसिटी क्या है, जिस रेट से डेटा बन रहा है वो भी ज्यादा ही है, जिस रेट से डेटा जनरेट हो रहा है उसकी वेलोसिटी भी, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी की, ठीक है। और बिग डेटा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वैरायटी भी होती है, ठीक है। जो डेटा बन रहा है वो किसी एक टाइप का डेटा नहीं है, बहुत अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है। कोई वीडियो डाल रहा है, कोई पोस्ट डाल रहा है, कोई चैट कर रहा है, कोई जिप फाइल डाल रहा है, कोई इमोजीज डाल रहा है, ठीक है, कोई टेबल डाल रहा है, कोई डॉक्यूमेंट, कोई पीपीटी, अलग अलग तरह के फाइल्स जो हैं वो अपलोड हो रही हैं, अलग अलग टाइप के डेटा हो रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर्ड है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। उसके बाद वेरासिटी क्या होती है, वेरासिटी मतलब कि वो जो डेटा है ना वो रॉन्ग भी हो सकता है, आप उस पर एकदम से ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई मुझे एक हॉस्पिटल का डेटा चाहिए, माइट बी पॉसिबल्स कुछ डेटा पॉइंट्स उसके अंदर मिस हो, उसके अंदर कुछ वल्नरेबिलिटीज हो, इसको आप अगर देखेंगे यहाँ पे बताया भी होगा, एज इट एजर्ट दैट डेटा सेट हैज अ वैरायटी डेटा सच एज स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, अच्छा वैरायटी वाला पढ़ लिया हमने, ठीक है। समटाइम इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं, बायस्ड हो सकते हैं, नॉइजी हो सकते हैं। ये सब क्या कह रहे हैं कि जो आप बड़े अमाउंट में डेटा ले रहे हैं ना, वो उस पर एकदम से ये नहीं कि आप एकदम विश्वास ही कर लें, उसके अंदर बायस्ड डेटा हो सकते हैं कि किसी एक चीज को सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉइजी हो, उसके अंदर कुछ कुछ चीजें मिस हो, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं वेरासिटी ऑफ डेटा, ठीक है। आप इसको पॉइंट्स में पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास वैल्यू। अब ये बहुत समझने वाली बात है, पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा डेटा साइंस में ना बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है, एनालिटिक्स में, डेटा एनालिटिक्स में भी और साइंस में भी, ठीक है। तो आपने देखा होगा इसमें करते क्या है, बेसिकली जब बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा होता है ना, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स छुपे होते हैं, वो बिजनेस पॉइंट्स होते हैं एक्चुअली में। जैसे कि मेरे पास एक हॉस्पिटल का डेटा मिल जाए मुझे बहुत बड़ा, ठीक है, 5 साल का, 5 साल पे बड़ा डेटा जो उसमें मैं रिसर्च करूं और अपने एनालिटिक्स टूल्स के जरिए, एनालिटिक्स टूल्स क्या होते हैं, डेटा एनालिटिक्स, कि हम उसको डेटा को एनालिसिस करेंगे डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की मदद से, और उसके अंदर से कुछ पॉइंट्स निकलेंगे हमारे पास। जैसे एक पॉइंट मान लो ये निकलता है कि भाई इतना डेटा था कि जो भी 15 से 25 साल के लोग आए थे उन सबको डायबिटीज नहीं थी, ठीक है। तो ये एक बिजनेस पॉइंट है कि भाई 15 से 25 वालों के पास डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं थी। एक पॉइंट निकल के आता है कि जिन लोगों को सिटी स्कैन करने के लिए भेजा गया उसमें से 10% लोग कैंसर से पीड़ित थे, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कुछ पॉइंट जब मिलेंगे तो उससे क्या होता है, बिजनेस वैल्यू बनता है। अब यहां पे आपको बिजनेस उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है, एक एग्जांपल देता हूं।
एक पूरे दिन में मान लीजिए बहुत ज़्यादा डेटा डाला गया, उसमें से 20% लोगों ने अपने घूमने का फोटो डाला, यानी कहीं घूमने गए थे। तो अब उसमें क्या हुआ कि जाहिर सी बात है, यानी टूरिज्म जो है वो ज़्यादा लोग फोटो डाल रहे हैं, ठीक है। या कितने लोगों ने फोटो डाला, उसमें ज़्यादातर लोग क्या थे, शूज़ वगैरह का दिखा रहे थे, नए शूज़ लिए थे। तो अब क्या होगा, उन शूज़ के ट्रेंड को समझा जाएगा कि हाँ भाई लोग किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो उस डेटा मतलब बिग डेटा के अंदर बहुत सारे डेटा पॉइंट्स छुपे हो सकते हैं, जैसे मैंने हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया, घूमने का एग्जांपल दिया, शूज़ की फोटो का एग्जांपल दिया। तो आपने देखा होगा इस तरह के एड्स आपके आसपास आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ उस तरह की पिक्चर्स ढूंढी होती हैं या फिर अपलोड करी होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास इस तरह के एडवर्टीजमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू उसके अंदर छुपी होती है। तो एक बड़ा जब डेटा होता है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स छुपे हुए हैं जो हेल्प करती हैं रेवेन्यू को बढ़ाने में, हेल्प करती है अपनी गलतियों को सुधारने में, बहुत सारी जगहों पे हेल्प करती है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हर कंपनी के लिए, बिग डेटा के ऊपर वैल्यूज को निकालना, ठीक है। उसी वैल्यूज को निकालने के लिए क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स होता है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन। क्या है कि हम डेटा को एनालिसिस करते हैं, कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड दे कंटेन द एड ऑफ स्पेशलाइज्ड सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो किसके हेल्प से, स्पेशलाइज्ड हमारे पास सिस्टम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनके जरिए हम क्या करते हैं, किसी कंक्लूजन को निकालते हैं डेटा सेट्स के अंदर से, और फिर वो कंपनी के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है, बिजनेस के लिए हेल्पफुल होती है कि क्या करना है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स technologies and techniques are becoming popular day by day. They are used in commercial industries to enable organization to make more information business decisions. तो business decision लेने के लिए काफ़ी helpful होती हैं. In the field of science and technology, it can be useful for researchers to for verify and disapprove scientific model, theories and hypothesis. ठीक है, तो ये बहुत सारी रिसर्च में भी काम आता है इसका, ठीक है। और इस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं डेटा एनालिटिक्स का। आपने देखा भी होगा हर कंपनीज में डेटा एनालिटिक्स का रोल होता है, ठीक है। 5 साल पहले तो बहुत ट्रेंडिंग था, अब तो काफ़ी हद तक सैचुरेटेड थोड़ा सा हुआ है, ठीक है। आप जो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे उसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो पैंडाज है पाइथन के अंदर, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे अपने चैप्टर्स पाइथन में, तो पैंडाज यूज होता है डेटा एनालिटिक्स के लिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वो भी, ठीक है। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको बिग डेटा समझ में आया, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आई उसकी बिग डेटा की, और हमने फिर देखा कि डेटा एनालिटिक्स क्या होता है। ये एक फील्ड है जो उस बिग डेटा को एनालिसिस करके बहुत अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशंस, वैल्यूज हमें बताती हैं, जिसके जरिए हम अपने बिजनेस में डिसीजन ले पाते हैं और भी कई सारे चीज़ों को ठीक कर पाते हैं, ठीक है, और अपने मार्केट्स को, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी होता है। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि टर्म्स कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा बताओ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क यानी नेटवर्क्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन आपको पता है कंप्यूटर नेटवर्क में सिर्फ कंप्यूटर्स ही नहीं होते हैं, नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स और नोड्स बोलते हैं, ठीक है। वो हमारे कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, मोबाइल फोन हो सकते हैं, सर्वर हो सकते हैं, ठीक है, राउटर्स हो सकता है। ये सब मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर सच एज नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, पोर्टेबल डिवाइसेस, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सब मिला के क्या होते हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। ऐसे ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। अब सोचिए ये सब एक नेटवर्क पे जब आते हैं, अलग अलग डिवाइस, स्मार्टफोन, ये सब थे, इसमें अगर मैं घर की कुछ और चीज़ें जोड़ दूं, जैसे आपका फैन, ट्यूबलाइट, आपकी वॉशिंग मशीन, आपका माइक्रोवेव, ये सब भी अगर आपस में एक नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाए इंटरनेट के जरिए, तो क्या होगा, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो उसी के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो मैंने बताया कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या होता है, कनेक्टेड थ्रू वायर्स या फिर वायरलेस भी हो सकते हैं। तो इसमें होता है कि आपस में कम्युनिकेशन हो पाता है एक नेटवर्क पे, ठीक है। ऐसे ही अगर आपस में कम्युनिकेशन हो पाए बाकी बचे हुए चीजों में भी जो अलग टाइप के हैं, जैसे कि हमारे पास मैंने बताया आपको वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, फैन, लाइट्स, ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपस में कम्युनिकेट करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, सपोर्ट मतलब सपोज करो आज बाहर गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, तो एसी उसी हिसाब से अपने आप ऑन हो जाए, अपने आप को एडजस्ट कर ले, ठीक है। ये थोड़ा अलग एग्जांपल हो गया। एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करिए आपने गाड़ी पार्किंग में लगाई, वहाँ पे सेंसर सेंस कर ले, तुरंत आपके घर के जो लाइट्स हैं, टीवीज़ हैं, फैन है, ये सब ऑन हो जाए, ठीक है, ताकि जैसे ही आप डोर लॉक करें तब तक जो रूम का एनवायरनमेंट है वो ठीक हो गया हो। तो इसको क्या बोलेंगे, स्मार्ट होम बोलेंगे ना। तो ये सब कब पॉसिबल है, जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, ठीक है।
तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या कहता है वो देखिए, think about the advantage and task that can be accomplished if any these device smart connectivity feature able to communicate among themselves. देखो, the internet of things is a network of devices that have embedded hardware and software to communicate with others. ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है कि हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस है जिसके अंदर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर है जो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द सेम नेटवर्क, ठीक है। एट प्रेजेंट टिपिकली हाउस होल्ड मैनी डिवाइसेज हैव एडवांस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब देखिए, मैं इसमें अंदर तो बहुत कुछ आप पढ़ेंगे, बस मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया किस तरह से और भी डिवाइसेस अगर आपस में कनेक्ट हो पाए एक नेटवर्क पे तो वो हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है आप देख पाएंगे किस तरह से कह रहा है, IoT tends to bring together these devices to work collaboration and assist each other। बताया मैंने, आपस में एक दूसरे को असिस्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल कि इफ माइक्रोवेव ओवन एंड एयर कंडीशनर, डोर लॉक, सीसीटीवी कैमरा, माइक्रोवेव, ये फैन, लाइट, ये सब अगर आप स्मार्टफोन से अगर ऑपरेट कर पाए, कंट्रोल कर पाए, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है। अब ये बात है, देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स अब कैसे होगा, ये सारे डिवाइसेस तो अलग अलग हैं, सबके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अलग हैं, तो वो सब आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? क्या सबके अंदर जाके मैं एक ऐप डाल के आऊं कि भाई ये लो आपके पास भी ये ऐप होगा, वो आपके पास भी ऐप होगा, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कितने अलग अलग हार्डवेयर हैं उनके पास, कैसे होगा? कुछ एग्जिस्टिंग चीजें जिसका यूज कर सकते हैं, जैसे वेब है, ठीक है। तो आपने देखा वेब ऑफ थिंग्स क्या है, बेसिकली कि वेब का यूज करके सारे डिवाइसेस को हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? वेब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, तो सबके अंदर हम वेब का यूज करके, ठीक है, वेब टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, आपस में डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकते हैं, सारे डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किसी को ऑन ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये उसी के बारे में है, कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलाउ अस टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन, ठीक है, thus creating a personal network, but to interact with n number of different devices we need install n different apps, wouldn't be convenient to have interface to connect all the devices? The web is already being used as a system to communicate with each other। तो web वो टेक्नोलॉजी जिसको हम यूज करते हैं इन सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। मैंने आपको बताया क्योंकि एप्लीकेशन हर एक के अंदर डाल के जाना, ये बहुत एप्लीकेशन हर एक डिवाइस में इंस्टॉल करना बहुत डिफिकल्ट काम होगा, कन्वीनियंट भी नहीं होगा। तो कैसे कनेक्ट करेंगे? वेब टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग करते हैं, सारे डिवाइसेस को वेब पे लेके आते हैं, ठीक है। सो इट विल बी पॉसिबल टू यूज वेब in such a way that all things communicate with each other most efficient manner by integrating them together। तो web of things allow use of web services, ठीक है, web of things allow use of web services to connect anything in the physical world beside human identities on web, ठीक है। it will pave way for creating smart homes, और इसी वेब ऑफ थिंग्स के जरिए हम स्मार्ट होम बना सकते हैं, स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, और हम क्या बना सकते हैं, सो ऑन, ठीक है। स्मार्ट होम, स्मार्ट ऑफिस, स्मार्ट सिटीज, ठीक है, इसी के जरिए हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं सेंसर्स। अब भी मैंने बताया आपको कि ये सारे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो सेंसर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि फिजिकली चीज़ों को सेंस करना, कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना और फिर एक किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, ठीक है। तो सेंसर की, जैसे कि आपने देखा होगा कि फोन को आपने रोटेट किया, इसमें एग्जाम्पल दिया है, फोन को रोटेट किया तो उस हिसाब से स्क्रीन जो है रोटेट हो जाती है। कैसे होता है? क्योंकि फोन के अंदर सेंसर लगा होता है। कौन सा सेंसर होता है? देखो, एक्सेलेरोमीटर और जिरोस्कोप, ठीक है। द एक्सेलेरोमीटर सेंसर इज द मोबाइल फोन डिटेक्ट द ओरिएंटेशन, डिटेक्ट करता है और हिसाब से वो रिएक्ट करता है आपको, ठीक है। तो सेंसर्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड एज मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग, ठीक है, एलिमेंट इन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। द इवोल्यूशन ऑफ स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स कंट्रीब्यूटिंग इन द लार्ज वे टू द इवोल्यूशन ऑफ IoT। तो IoT के अंदर सेंसर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को, हीट को, ह्यूमिडिटी को सेंस करके बताती है, तभी जाके हमारा एप्लीकेशन सही से काम कर पाता है, ठीक है। तो सेंसर्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अ स्मार्ट सेंसर इज अ डिवाइस दैट टेक इनपुट फ्रॉम फिजिकल एनवायरनमेंट एंड यूज बिल्ट इन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज टू परफॉर्म प्री डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। तो ये आप ऐसे देख सकते हैं किस तरह से सेंस करके जो भी प्री डिफाइंड फंक्शंस है वो फिर फंक्शन ऑपरेट होता है जब उनको लगता है कि हाँ ये सेंस कर लिया है, ये रिजल्ट है और हमें ये करना है, ठीक है। तो डिसीजन मेक करते हैं बाय सेंस। स्मार्ट सिटीज अब क्या है? अब देखिए ऊपर जो हमने IoT पढ़ा, ठीक है, वेब ऑफ थिंग्स पढ़ा, ये सब क्यों हो रहे हैं? इन सबको अगर करेंगे तो हम पहले क्या बनाएंगे? स्मार्ट होम बनाएंगे, स्मार्ट सिटीज बना सकते हैं, ठीक है, स्मार्ट ऑफिस बना सकते हैं। तो स्मार्ट सिटीज क्या है, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि किस तरह से स्मार्ट सिटीज काम करेंगी। यहाँ पे लिख रहा है ना,
सेंट्रल कंप्यूटर्स लगे हैं, वायरलेस सेंसर लगे हैं, सेंसर नोड्स हैं, ठीक है, वायरलेस सिग्नल्स हैं। अब एक सिटी के अंदर सब कुछ बड़े अच्छे ढंग से स्मार्ट वे में अगर हैंडल हो, वाटर को कैसे यूज करना है, ट्रांसपोर्ट का कैसे यूज करना है, ठीक है, घर के और भी गैस पाइपलाइन है, इन सबका स्मार्ट यूज कैसे करना है, इन सारी चीजों को जब आप स्मार्ट वे में कनेक्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे स्मार्ट सिटीज क्या करती हैं, मेक्स यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का यूज करके with the help of IoT to manage and distribute resources efficiently. The smart building show here uses the sensors to detect the earthquake. तो एक स्मार्ट सिटी जो है वो कैसे बनती है, IoT का यूज करके, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखो कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को आपस में यूज करके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करके हम स्मार्ट होम, स्मार्ट ऑफिसेस, बिल्डिंग्स बना सकते हैं जो बहुत डिफरेंट स्मार्ट तरीके से चीज़ों को कर पाए, जैसे अर्थक्वेक डिटेक्ट कर लेना, ठीक है, वाटर सप्लाई में कहाँ पे लीकेज है वो डिटेक्ट कर लेना, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक स्मार्ट सिटी बनाने में काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स को स्मार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो एक स्मार्ट सिटी के अंदर क्या होगा, ये सारी चीज़ें बहुत स्मार्ट वे में काम करेंगी, ठीक है। स्मार्ट होम्स होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो उसी के बारे में बता रखा है कि किस तरह से काम करती है। The smart bridges uses wireless sensors to detect any loose bolt, cable or crack to alert the connection about the authorities. तो अथॉरिटीज को कहाँ पे लूज है कनेक्शन वो सब बता सकता है अगर हम स्मार्ट सिटी बनाए तो ये एक थॉट प्रोसेस है, जितना कर पाए हर एक घर को, रोड को, हर एक रिसोर्सेज को जो हम यूज करते हैं उसको कितना स्मार्ट कर पाते हैं, उसी को बोलते हैं स्मार्ट सिटी, ठीक है। Every sphere of life in a city like transportation system, power plant, water supply, network, waste management हो गया, law enforcement हो गया, information system हो गया, school, library, hospital, other community works, services works in unison to optimize efficiently of city. तो मैंने आपको जो ये चीज़ें बताई, जितने भी सेक्टर्स हैं हमारे, चाहे हॉस्पिटल सेक्टर है, प्राइवेट हॉस्पिटल सेक्टर है, इंफॉर्मेशन सेक्टर्स हैं, ठीक है, नेटवर्क, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारे आपस में इस तरह से इंटरऑपरेट करके, आपस में मिलजुल के इस तरह से स्मार्ट सिटी बना सकते हैं अगर ये सारे मिलके काम करें तो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे। बहुत इजी टॉपिक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बादल, ठीक है, बादल पे कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इसमें हो रहा है बैटरी लो, तो मैं इसमें चार्ज लगा देता हूँ। ध्यान से देखेंगे, Cloud computing is an emerging trend in the field of information technology where computer-based services are delivered over the internet, ठीक है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विसेज अगर आपको इंटरनेट पे मिलने लग जाएं, ठीक है, तो क्या फ़ायदा होगा मैं बताता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको स्टोरेज अवेलेबल है। अब आप स्टोरेज अगर फिजिकली खरीदने जाएँ तो कितना कॉस्ट आएगा, आपको उतना यूज़ भी नहीं करना है, पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए कि आपका 10 GB में काम नहीं बन रहा है, तो आपने देखा होगा आप जी ड्राइव पे सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं कि चलो मैं आपको 200 रुपये महीना दूंगा और मेरे को 100 GB यूज़ करना है, ठीक है। तो आपने क्या लिया, एक स्टोरेज की सर्विस जो है, यानी कंप्यूटर बेस्ड स्टोरेज की सर्विस आपने ले ली रेंट पे, तो आपको इजीली होता है, आपको खरीदना नहीं पड़ा, ठीक है। तो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करना, और हम कंप्यूटर्स के सर्विसेज को इंटरनेट पे मिल जाए हमें, हमारे पास कुछ पैसे दे के, पे पर यूज़, ठीक है, जितना हम यूज़ करें उतना पैसे दें, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो ऑफर करती हैं क्लाउड कंप्यूटिंग्स। तो क्लाउड कंप्यूटिंग्स में बेसिकली 3 चीज़ें हैं, ठीक है, 3 तरह की सर्विसेज जो हैं वो हम यूज़ कर पाते हैं। द सर्विसेज कंप्रोमाइज सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो जो कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज है, जरूरी नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर ही दे दिया है, स्टोरेज दे दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आगे बढ़ते हैं। तो 3 तरह के क्लाउड कंप्यूटिंग चीज़ें होती हैं, 3 तरह के क्लाउड सर्विसेज हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, सास, पास, IaaS, ठीक है। तो क्या है ये, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज यानी सास, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज यानी PaaS, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS, ठीक है, ठीक है, IaaS, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 तरह की सर्विसेज हैं। अब ये तीनों क्या है, तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं हम देखेंगे और समझ में पूरा बिल्कुल आ जाएगा। तो अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, तो इसमें क्या मिलता है हमें, हम जाएंगे तो द IaaS प्रोवाइडर कैन ऑफर डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमको इसमें कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, सच एज सर्वर चाहिए हमें, वर्चुअल मशीन चाहिए, स्टोरेज चाहिए एंड बैकअप फैसिलिटी चाहिए, नेटवर्क चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, any other hardware or software. Using IaaS from the cloud, user can use the hardware infrastructure in and ठीक है, at the remote location to configure, deploy, execute any software application on the cloud infrastructure. तो सपोज करो आपको एक कंप्यूटर चाहिए
या फिर एक सर्वर चाहिए जिस पे आप कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, कुछ इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज मिल जाता है। जितना आप यूज़ करेंगे मेमोरी का, मतलब जितना भी आप यूज़ करेंगे उस हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें, जैसे स्टोरेज ले लिया आपने, कुछ मेमोरी ले ली, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपने बोला है कि मेरे को एक सिस्टम चाहिए जिसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इतना रैम हो, इतना ये हो। ठीक है, ये सब आपने ले लिया। तो ये सब आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आपको मिल जाता है ऑनलाइन, और फिर अपने मर्जी से उस पर आप जो भी काम करना चाहें वो कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज आप परचेज कर सकते हैं। दे कैन आउटसोर्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिमांड बेसिस एंड पे पर यूसेज एंड देयर बाय दे कैन सेव द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपका कॉस्ट बढ़ जाता है कि आपको सब कुछ नहीं खरीदना है। आपने बोला मेरे को इस कॉन्फ़िगरेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको मिल गया। ठीक है, आपने जितना यूज़ करेंगे उतना आपको कॉस्ट आएगा, तो आपको पूरा खरीदना नहीं पड़ता है, आप एज अ यूज़ कर पाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। ठीक है, दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए क्या फर्क है। द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड, ये क्या है, वेयर अ यूजर कैन इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देयर सेटअप। द PaaS प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म और एनवायरमेंट टू डेवलप, टेस्ट एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर। इससे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात बताई, उसने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया कि आपके पास स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ये है, ठीक है, आपके पास सर्वर ये है, ठीक है, इस टाइप की चीजें। यहाँ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज क्या दे रहा है कि आप एक, ये ज्यादातर PaaS कौन यूज करता है, डेवलपर्स यूज करते हैं, कि आप जाके अपने हिसाब से किसी चीज को एग्जीक्यूट करें, टेस्ट करें। ठीक है, इन सब चीजों को परफॉर्म करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, सिस्टम चाहिए, स्टोरेज चाहिए, CPU उस हिसाब से चाहिए, और उसके बाद फिर आप उसमें कुछ सॉफ्टवेयर भी मांगते हैं कि मुझे ये सब चीजें चाहिए। तो एग्जाम्पल दिया होगा, तो बता रहे हैं ना कि इसमें क्या होता है कि टू डेवलप, टेस्ट एंड डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। सपोज वी हैव डेवलप्ड अ वेब एप्लीकेशन, किसी ने एक वेब एप्लीकेशन डेवलप किया, उसमें MySQL और पाइथन का यूज हुआ। टू रन दिस एप्लीकेशन ऑनलाइन वी कैन अवेल अ प्री कॉन्फ़िगर्ड अपाचे सर्वर फ्रॉम द क्लाउड। तो इन सब चीजों को ऑनलाइन रन करने के लिए आप एक प्री कॉन्फ़िगर्ड अपाचे सर्विसेज वाला सर्वर जो है वो क्लाउड से ले सकते हैं, जिसके अंदर MySQL और पाइथन प्री इंस्टॉल्ड हो। दस वी आर नॉट रिक्वायरिंग टू इंस्टॉल, हम कुछ भी इंस्टॉल नहीं करेंगे, प्री इंस्टॉल ये सब चीजें मिलेंगी हमें पाइथन ऑन द क्लाउड। एंड नॉर वी डू नॉट नीड टू कॉन्फ़िगर, कुछ भी कॉन्फ़िगर भी नहीं करना है वेब सर्वर्स को। इन PaaS द यूजर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिप्लॉयड एप्लीकेशन। और इसमें क्या होता है प्लेटफॉर्म एज सर्विसेज में, यूजर का पूरा कंट्रोल होता है डिप्लॉयड सर्विसेज में। जो भी आप डिप्लॉय करने जा रहे हैं उसको अपने हिसाब से आप कंट्रोल कर पाते हैं, पूरा होता है। ठीक है, फॉर डेवलपर्स, ये ज्यादातर इसके लिए किसके लिए है, डेवलपर्स के लिए है, जो कि रिड्यूस करते हैं कॉस्ट, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइंग द मैनेजिंग द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो डेवलपर्स के लिए यूजफुल है कि आपको उतना हार्डवेयर खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो जितना यूज किया उतनी देर का आपने चार्ज दे दिया। ठीक है, तो ये होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। ठीक है, समझ में आया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज अलग चीज है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज में क्या है कि आपने कुछ बनाया एग्जीक्यूट करने के लिए, बता दिया कि भाई मेरे को ये सिस्टम चाहिए, इसमें इंस्टॉल्ड पहले से चीजें हों, और वो क्लाउड से परचेस करा, अपना जो भी डेवलपमेंट का काम है, टेस्ट का काम है, आपने किया और पे कर दिया उतना पैसा। ठीक है, अब आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। अब आप कुछ क्लाउड पे ना सॉफ्टवेयर्स लेते हैं, ठीक है, कि कुछ ऐसे जो है जो आप खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो आपको यूज करना है मान लीजिए कभी कभी, तो आप ना जितना यूज करेंगे उस हिसाब से कुछ चार्ज देते हैं, कुछ फ्री भी होती हैं। तो आपको ना ऑनलाइन ही क्लाउड पे कुछ सॉफ्टवेयर यूज करने के ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा MS वर्ड जो है उसको, उसका क्लाउड वर्जन क्या है, डॉक्स, गूगल डॉक्स मिलता है ना हमें क्लाउड पे यूज करने के लिए। तो कहीं भी गए हमें एकदम से याद आया कि यार मैंने ये वाली फाइल बनाई थी, तो अपने अकाउंट से लॉगिन करें गूगल डॉक्स में, देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लाउड पे आपके स्टोर है। ठीक है, SaaS प्रोवाइड ऑन डिमांड एक्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजुअली रिक्वायरिंग लाइसेंस, जो जिन चीजों में लाइसेंस रिक्वायर्ड है वो आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। SaaS प्रोवाइड ऑन डिमांड एक्सेस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजुअली रिक्वायरिंग अ लाइसेंस और सब्सक्रिप्शन बाय द यूजर। जैसे कि आप गूगल डॉक्स यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ड्रॉपबॉक्स, ठीक है, टू एडिट डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, वी यूज SaaS फ्रॉम क्लाउड। अ यूजर नॉट कंसर्न अबाउट द इंस्टॉलेशन, इसमें यूजर को कोई कंसर्न ही नहीं कर रहा है कि इंस्टॉल है कि नहीं है, ऑनलाइन गए, चेक किया, जो भी एडिट वेडिट करना था काम किया और बंद कर दिया। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन ही वो सर्विस मिल गई, सॉफ्टवेयर मिल गया, सीधा आप वहां जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया है। ठीक है, इन अबव स्टैंडर्ड services model, a user can use on-demand infrastructure, platform, software and usually charge as per usage, thereby eliminating the need of a huge investment upfront from the new evolution.
AI क्लाउड विच हैज बीन नेम्ड एज मेघराज। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी एक क्लाउड सर्विसेज शुरू करी, इसका नाम बता रहे हैं यहाँ पे मेघराज। मैंने कभी यूज नहीं करी, आप लोग एक बार जाके चेक करिएगा। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई क्लाउड सर्विसेज है। ठीक है, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होता है। ग्रिड कंप्यूटिंग में ऐसा कुछ क्लाउड सर्विस नहीं मिल रहा है आपको। ग्रिड कंप्यूटिंग सिंपली ये कहता है कि आपको सपोज करो कुछ ऐसा एग्जीक्यूट करना है जिसमें इतना हैवी सीपीयू चाहिए, इतने सारे डिवाइसेस चाहिए, तो ये क्या करता है, कुछ चीज़ों को कनेक्ट करके आपस में एक उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करते हैं। ठीक है, कि भाई मैंने अब 10 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके एक हैवी कंप्यूटर बनाया है। अब जो कुछ भी टास्क एग्जीक्यूट होगा वो डिवाइड होकर 10 के 10 सीपीयूज में जाएगा और एग्जीक्यूट होगा। इसमें इतने मोबाइल फ़ोन चाहिए थे, उनको भी कनेक्ट कर दिया है मैंने, इतना स्टोरेज चाहिए था, उनको भी आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो ये सब कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, ग्रिड बनाते हैं। ये कब यूज़ होता है, जब कोई बहुत ही हम कुछ रिसर्च टाइप का वर्क कर रहे होते हैं, उसमें हैवी एग्जीक्यूशन होता है, तो उस टाइप में हम ग्रिड बनाते हैं। ठीक है, तो ग्रिड कंप्यूटिंग इसको बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा द कंस्टिट्यूएंट रिसोर्सेज आर कॉल्ड नोड्स, और इसमें जो कुछ भी आप कनेक्ट करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। एंड दीज डिफरेंट नोड्स टेम्परेरली कम टुगेदर टू सॉल्व सिंगल लार्ज टास्क एंड रीच टू अ कॉमन गोल। तो इन सारे नोड को आपस में कनेक्ट करते हैं टू एग्जीक्यूट अ सिंगल हैवी टास्क टू रीच अ सिंगल गोल। ठीक है, टू गेट द सिंगल गोल, एक किसी एक गोल को अचीव करने के लिए सारे आपस में मिलते हैं, उस काम को सॉल्व करते हैं, उस हैवी टास्क को, ठीक है, उस बड़े टास्क को, और उसके बाद फिर एक कॉमन गोल पे पहुंचते हैं। तो इसी को बोलते हैं ग्रिड। ठीक है, ठीक है। नाउ डेज काउंटलेस कंप्यूटेशनल नोड्स रेंजिंग फ्रॉम हैंड हेल्ड मोबाइल डिवाइसेस टू पर्सनल कंप्यूटर। आज ये नोड्स जो हैं कुछ भी हो सकते हैं, मोबाइल डिवाइस हो सकते हैं, कंप्यूटर्स हो सकते हैं, नेटवर्क राउटर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करके हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। ग्रिड कैन बी ऑफ टू टाइप, डेटा ग्रिड यूज टू मैनेज लार्ज डेटा एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, एंड दूसरा सीपीयू प्रोसेसर। तो ग्रिड देखिए क्यों आते हैं, आपस में सारे लोग क्यों कनेक्ट हो रहे हैं, या तो कुछ बहुत हैवी डेटा को स्टोर करना है इसलिए हो रहे हैं, किसी हैवी डेटा पे काम करना है, या फिर किसी हैवी सीपीयू की जरूरत है उस चीज़ को करने के लिए, बहुत ज़्यादा हैवी रिक्वायर्ड है, तो इसलिए उस आपस में कनेक्ट होते हैं। इसलिए दो टाइप के ग्रिड है। ठीक है, तो ये ग्रिड कंप्यूटिंग जो है ना वो डिफरेंट है आईएएस क्लाउड सर्विसेज से। इन केस ऑफ आईएएस क्लाउड सर्विसेज देयर इज अ सर्विसेज प्रोवाइडर होता है, यहाँ पे कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर लेंगे, उस सॉफ्टवेयर के जरिए सबको कनेक्ट करेंगे और एक कुछ जो भी टास्क आपका है टारगेट उसको आप काम करेंगे मिला के। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास ग्लोबस टूल किट करके एक सॉफ्टवेयर भी आता है जिसका यूज करके आप क्या बना सकते हैं, ग्रिड बना सकते हैं। ठीक है, तो ग्रिड में क्या होता है, बहुत सारे नोड्स आपस में कनेक्ट करके एक किसी पर्पज, एक किसी कॉमन लार्ज टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए आते हैं और टास्क एग्जीक्यूट करके किसी गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, क्योंकि अकेले वो कोई भी सिस्टम नहीं कर पाएगा, इसलिए इतने सारे चीज़ों को हम कनेक्ट करते हैं आपस में। उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे ये चीज़ें आपस में कनेक्ट होंगी तब जाके इतने पावरफुल एक कंप्यूटर बनेगा। ठीक है, ब्लॉकचेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ब्लॉकचेन के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, बट इसमें आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन ही है इसके अंदर। ठीक है, इसमें ना ब्लॉकचेन में बहुत सिंपल सी बात है, क्या होता है कि डेटा जो है वो आपको सेंट्रलाइज स्टोर नहीं होता है। ठीक है, डेटा सेंट्रलाइज अगर स्टोर हो, सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि मान लीजिए डेटा, सारे लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रलाइज है, सब ये भी यहाँ पे स्टोर कर रहा है, ये भी 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 कर रहा है, सब लोग एक जगह पर डेटा स्टोर कर रहे हैं। अब कोई भी बंदा आके अगर इसको खराब कर देता है, मैनिपुलेट कर देता है, तो क्या होगा, चांसेस ज्यादा है चीजों को खराब करने में। ठीक है, मान लीजिए कोई एक प्लेटफॉर्म बन गया, वहां पे आके सब लोग अपना अपना अकाउंट, जो भी है आपके अकाउंट्स के सर्वर्स जो हैं, सारा डेटा जो एक ही जगह पे स्टोर है, सेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज कंट्रोल है, तो क्या होगा, कोई भी अगर कभी ना ऐसा हो जाए, मान लो कि डेटा करप्ट हो जाए, खराब हो जाए, तो सबका ठप। ठीक है, और बाद में ये वेरीफाई भी नहीं हो पाएगा कि वो सही डेटा है कि नहीं, अगर मान लीजिए दोबारा बैकअप से लाया भी गया तो ब्लॉकचेन क्या कहता है, ये देखिए ये सारे इतने सारे नोड्स हैं, ये सारे नोड के पास एक कॉपी होती है डेटा की। ठीक है, हर एक के पास कॉपी होती है, और जब भी कोई चेंज जाएगा ट्रांजेक्शनल सम रिक्वेस्ट, कोई एक ट्रांजेक्शन अगर रिक्वेस्ट किया किसी ने, तो ये रिक्वेस्ट जो है ब्रॉडकास्ट होगा सभी के पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, सभी के पास, और सभी के पास कॉपी है, वो वेरीफाई होगा। वेरीफाई अगर सही निकला ऑल नोड, जब जाके वो एग्जीक्यूट होगा ट्रांजेक्शन में और वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, और फिर वो सारे नोड्स अपने आप को अपडेट भी कर लेंगे कि भाई ये चेंजेस हुआ है। तो अब क्या हुआ, मान लीजिए एक नोड खराब भी हो गया, तो भी उसकी कॉपी जो है वो सारे नोड्स के पास है। तो ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होने से पहले सारे नोड से वेरीफाई करता है, और हर नोड के पास क्या होता है, उसकी एक कॉपी होती है। ऐसे समझ में आ रहा होगा, और थोड़ा सा इसको अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें दिखा भी है,
द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज, ठीक है, सेंट्रलाइज नहीं, डिसेंट्रलाइज एंड शेयर डेटाबेस वेयर ईच कंप्यूटर हैज अ कॉपी ऑफ द डेटाबेस. A block can be thought as a secure chunk of data. Valid transactions, each block has some data called its header which is visible to every other node while only owner has access to the private data. ठीक है, प्राइवेट डेटा का एक्सेस ओनर के पास होता है और एक हेडर्स होता है जो सबको विजिबल होता है. सच ब्लॉक फॉर्म अ चेन, ये सारे ब्लॉक्स क्या करते हैं, चेन फॉर्म करते हैं कॉल्ड ब्लॉकचेन. ठीक है, एज शोन इन फिगर वी कैन define blockchain as a system that allow a group of connected computers to maintain a single updated and secured ledger. ठीक है, each computer or nodes that participate in the blockchain receive a full copy of database. ठीक है, तो जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पास एक फुल कॉपी होती है डेटाबेस की. It maintains an append only open ledgers which is updated only after all node within the network authenticate. अगर सारे नोड ऑथेंटिकेट करेंगे तभी जाके फिर वो अपडेट होता है और रिक्वेस्ट यानी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट होती है. ठीक है, तो ब्लॉकचेन क्या है इसके अंदर अच्छे से बताया भी है, मैंने आपको बता दिया. डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसके अंदर हर एक बहुत सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं जो कि आप सबके पास जो है वो अपनी कॉपी है. ठीक है, और जैसे ही कुछ ट्रांजैक्शन करेंगे तो हर एक के डेटाबेस से क्या होगा, हर नोड के डेटाबेस में ऑथेंटिकेट होगा. अगर अप्रूव हुआ तभी फिर वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी. ठीक है, अब ये कितना यूजफुल है देखिए, मैं बताता हूँ आपको. वोटिंग मशीन, कई बार बोलते हैं लोग कि भाई ऑनलाइन कर दो वोट डालना, लोग घर पे बैठे बैठे वोट कर देंगे. लेकिन वहां पे अगर हम सेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो क्या होगा, एक जगह पे हैक करके चीजें खत्म. लेकिन इसका यूज करके हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो बहुत अलग अलग सेक्टर्स भी है. हॉस्पिटल्स में डेटा जो होते हैं उनके डेटा को सिक्योर रखने के लिए ये ब्लॉकचेन का हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये लिखा है ना, ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वोट अल्टरेशन. कहाँ पे वोट को अल्टर नहीं कर पाया कोई. सिंस एवरीथिंग गेट स्टोर्ड इन द लेजर, वोटिंग कैन बिकम मोर ट्रांसपेरेंट और ऑथेंटिक बन जाएगा. ठीक है, द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू डाइवर्स सेक्टर. बहुत सारे सेक्टर्स है, बैंकिंग में, मीडिया में, टेलीकॉम में, ट्रेवल्स में, हॉस्पिटल में, इन सब सेक्टर्स में हम इसका यूज कर सकते हैं. तो ये हमारे चैप्टर्स का क्या था, एंड था. इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी इस चैप्टर में, आप लोगों ने देखा. इन सारी चीजों को आप रिवाइज करेंगे, यानी एक बार अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको सब पता होगा. ब्लॉकचेन क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, उसके बारे में आप लिख पाएंगे कि क्या फायदा है इसका. इसमें नोड्स होते हैं, हर एक के पास एक कॉपी होती है. उसके अलावा भी आपने जो कुछ भी पढ़ा है, IAS पढ़ा, PAS पढ़ा, ठीक है, SAS पास, ठीक है, सारी चीजें पढ़ी आपने. ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ठीक है. तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई इस चैप्टर में. तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके सारी चीजें बताई जो भी इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 से 3 बार इस वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको ये चीजें याद ही हो जाएंगी. फिर आपको दोबारा नोट्स में देखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे. कोई कहीं से भी पूछेगा तो आपको वो आंसर पता होगा. ठीक है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो, और आपकी समझ में ये हमेशा के लिए बन जाएगा कि ये जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, टेक्नोलॉजीज हमने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर जो भी चीजें पढ़ी थी वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा. ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं इस तरह की वीडियो और भी आप लोगों के लिए ला सकूं